नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मानिक कुमार सक्सेना आज आपसे वायु प्रदूषण के बारे में बात करूंगा, जो पिछले कुछ दशकों में हमारे पूरे विश्व के लिए एक आतंक के रूप में उभरा है। इस वायु प्रदूषण के सूचकांक होते हैं। सूचकांक का मतलब जो ये बताते हैं वायु प्रदूषण कितना है, तो इसको हम एक लाइन में एयर क्वालिटी इंडेक्स कह देते हैं। और एयर क्वालिटी इंडेक्स किसी भी जगह के प्रदूषण के मापने का एक पैमाना होता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर 50 से कम है तो ऐसे वातावरण को हम लोग ग्रीन जोन में रखते हैं। भारत के शहरी हिस्सों में अब ये एक सपना हो गया है, इस ग्रीन जोन में हेल्दी या जिनको फेफड़ों की भी बीमारी है वो भी अगर घूमते हैं तो उन पे कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर 50 से 100 है तो ऐसे लोग येलो जोन में आते हैं। इसमें हेल्दी लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिनको सांस की बीमारी होती है उनको फर्क पड़ सकता है। तीसरे नंबर पर आता है फिर हमारा जो जोन, उसको ऑरेंज जोन कहते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स के हिसाब से अगर वो 100 से 150 है तो ऑरेंज जोन है। इसमें हेल्दी लोगों की सेहत पे भी थोड़ा असर पड़ सकता है। चौथे नंबर पे आता है रेड जोन। रेड जोन जो उसमें 150 से 200 वाले लोग आते हैं, इसमें हेल्दी लोगों पे भी काफी विपरीत प्रभाव पड़ते हैं। और फिर आता है 200 से 300, जिसको हम लोग पर्पल जोन में रखते हैं। इसमें हेल्दी लोगों पर बहुत बुरे प्रभाव पड़ते हैं। अब आप भूल जाइए उन लोगों को जिनको पहले से अस्थमा है, दमा है या फेफड़े और हार्ट की और कोई बीमारियां हैं। और 300 के ऊपर जो होता है तो इसको मरून कलर की कोडिंग दी जाती है और ये हाईली अनहेल्दी होता है। विकसित देशों में तो अगर ये 300 के ऊपर, क्या अगर 200 के भी ऊपर चला जाता है तो एडवाइजरी जारी हो जाती है कि स्कूल बंद कर दिए जाएं, वर्क फ्रॉम होम हो, ऑफिसेस बंद रखें, लोग अपने घरों की खिड़कियां दरवाजे बंद रखें। ये इतना आतंक का पर्याय है। लेकिन अगर हम लोग अपने देश की बात करें, अपने देश के शहरी हिस्सों की बात करें, तो अब ज्यादातर जगहों पे जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो आमतौर पे 200 से ज्यादा ही रह रहा है। 200 से ज्यादा का मतलब काफी अनहेल्दी, हाईली अनहेल्दी। एक मोटे तौर पे देख लें, 100 से कम हम लोग ले सकते हैं कि ये हेल्दी है। 100 के ऊपर जितना ज्यादा होगा उतना अनहेल्दी होता जाएगा। और 200 के ऊपर तो इसके बहुत सारे कुप्रभाव होते हैं, जिसमें से कुछ हैं जिनको दमा, एस्मा का रोग है, उनमें अटैक बहुत बढ़ जाता है, हॉस्पिटलाइजेशन की दर बढ़ जाती है, मृत्यु दर बढ़ जाती है। इसके अलावा जिनको दमा, एस्मा जैसी बीमारियां नहीं हैं, उन लोगों में दमा, एस्मा जैसी बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा हार्ट अटैक के रिस्क बढ़ जाते हैं, लकवे के रिस्क बढ़ जाते हैं। इसके अलावा कुछ स्टडीज में पाया गया है कि डायबिटीज मेलिटस का भी रिस्क बढ़ जाता है। यहां तक कि जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, अगर उनको लंबे समय तक इसका एक्सपोजर हो तो डेवलप होने वाले बच्चे का वेट कम हो सकता है, उसमें और एबनॉर्मेलिटीज भी हो सकती हैं। ऐसी स्टडीज भी सामने आई हैं। और यह भी देखा गया है कुछ स्टडीज में कि लंबे समय तक एक्सपोजर से फेफड़े का कैंसर तक हो सकता है। तो एक इतनी विभीषिका है जिसको बहुत सारे लोग अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि सड़कों पे तो हमको चलना ही है। लेकिन कुछ अवेयरनेस, अगर कुछ चीजें हमको मालूम हो तो निश्चित रूप से हम थोड़ी अपनी रक्षा कर सकते हैं। यही इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो कि मैंने आपको बताया 6 कैटेगरी में बांटा जाता है, और जगह जगह पर आपने स्क्रीन में देखा होगा बड़े शहरों पर कि एयर क्वालिटी इंडेक्स चल रहा है। तो इसमें 5 चीजों का समावेश किया गया है। एयर में 5 चीजें बताई गई हैं जो एयर क्वालिटी इंडेक्स को बताती हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो मैं बताना चाहूंगा पार्टिकुलेट मैटर। ये क्या है, इनके विषय में अभी मैं आऊंगा। दूसरे नंबर पे कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरे नंबर पे सल्फर डाइऑक्साइड, चौथे नंबर पे नाइट्रिक डाइऑक्साइड और 5वें नंबर पे ग्राउंड लेवल ओजोन। तो जी हाँ साथियों, जो ओजोन वातावरण में कई किलोमीटर ऊपर होती है वो तो हमारे लिए रक्षात्मक होती है, हमारी अल्ट्रावायलेट किरणों से रक्षा करती है। लेकिन जो ओजोन हमारे ग्राउंड लेवल पे चारों तरफ पाई जाती है पोल्यूशन की वजह से, वो हमारी हेल्थ पे बुरा प्रभाव भी डालती है। तो सबसे पहले तो साथियों बात करेंगे हम लोग पर्टिकुलेट मैटर। पर्टिकुलेट मैटर का मतलब हो गया छोटे छोटे कण। तो ये कण इतने बड़े भी हो सकते हैं कि हमको आंखों से काले काले दिखाई दें। जैसे अगर आप लखनऊ के एक कोने से दूसरे कोने पे सफेद शर्ट पहन के जाएं तो वो सफेद शर्ट लगभग ग्रे या काली हो जाती है। तो ये पर्टिकुलेट मैटर वो होते हैं जो हमको आंखों से विजिबल होते हैं। दूसरे जो खतरनाक वाले और तीसरे पर्टिकुलेट मैटर होते हैं, एक PM10। तो 10 माइक्रोन से छोटे और 2.5 माइक्रोन से बड़े वालों को PM10 कहते हैं। ये नंगी आंखों से विजिबल नहीं होते।
लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं PM 2.5 ऐसे पर्टिकुलेट मैटर जो 2.5 माइक्रोन से कम होते हैं, क्योंकि ये हमारे फेफड़े के सबसे भीतरी हिस्से एल्वियोलाई तक प्रवेश कर सकते हैं। तो ये पर्टिकुलेट मैटर बनते किससे हैं? ये डस्ट से बनते हैं, डर्ट से बनते हैं। डस्ट और डर्ट में कोई खास फर्क नहीं है। डर्ट जो धूल जमीन पे पड़ी होती है, अगर वो उड़ने लगे तो उसको हम डस्ट कहते हैं। सूट माने चिमनी से जो कालिक निकल रही है, अब ये कालिक फेफड़े की चिमनी से भी निकल सकती है, वाहनों के चिमनी से भी निकल सकती है। स्मोक यानी कि धुआं और ड्रॉप ऑफ लिक्विड्स, इन 5 चीजों से मिलकर पर्टिकुलेट मैटर बनता है। इस पर्टिकुलेट मैटर की क्या विशेषता होती है साथियों? पहली विशेषता तो यह होती है कि यह वातावरण में ऊपर की तरफ नहीं आता, हवा से भारी होता है तो नीचे आता है। तो आमतौर पे हमारे चारों तरफ हमसे 1-8 मीटर ऊपर ये घेरा बना लेता है, और ये घेरा तब तक नहीं साफ होता जब तक हवा का तेज झोंका इसको बहा के ना ले जाए या बारिश आए और बारिश इसको नीचे सेटल कर दे। तो एक तो ये समस्या हो गई कि पेड़ पौधे होने के बावजूद, अगर आपके घर में इस तरीके का घर है कि खूब सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, सारी चीजें हैं, तो पर्टिकुलेट मैटर, या आप कैसे ऐसे इलाके में रहते हैं जहां बहुत हरियाली है, तो वहां पर बाकी वायु प्रदूषण के सूचकांक तो थोड़ा कम होंगे, लेकिन पर्टिकुलेट मैटर इन सब पर बहुत ज्यादा असर नहीं आता है। और इन 5 में जो हमारे लिए सबसे कंसर्न का विषय है वो यही पर्टिकुलेट मैटर है। जैसा कि मैंने बताया, इसमें जो 10 माइक्रोन से कम है और 2.5 माइक्रोन से ज्यादा, वो खतरनाक होते हैं, लेकिन वो फेफड़ों के अंदर तक नहीं जा पाते। तो अमूमन उनसे क्या लक्षण उत्पन्न होता है? उनसे लक्षण उत्पन्न होता है जैसे नाक, किसी को एलर्जी हो जाना, छींके आना, खांसी आना, सोर थ्रोट मतलब गले में कुछ फंसा फंसा सा लगना, बलगम जैसा महसूस होना। और जो 2.5 माइक्रोन से छोटे होते हैं वो हमारे रक्त के एल्वियोलाई तक जाते हैं और वहां से खून में घुलकर पूरे ब्लड में सर्कुलेट करते हैं। ये हमारे सबसे खतरनाक होते हैं। जिनको एस्थमा है, जिनको COPD है, वो अगर इसके संपर्क में आते हैं तो इनका अटैक जबरदस्त पड़ने की आशंका रहती है। इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया, प्रेग्नेंट लेडीज के जो डेवलपिंग बेबीज हैं उनका प्रभाव उन पर विपरीत पड़ता है। हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है, लकवे की संभावना बढ़ सकती है। कुछ स्टडीज में पाया गया है कि लंग कैंसर और डायबिटीज होने की आशंका भी इनके वजह से बढ़ जाती है। अब इनसे बचाव क्या है? जैसा कि मैंने कहा कि अगर हम बहुत हरे इलाके में भी रहते हैं, पार्क में भी रहते हैं, लेकिन अगर हम बाहर जा रहे हैं तो भी इन पर्टिकुलेट मैटर से, इन पेड़ों के से हमको कोई खास सुरक्षा नहीं मिलती है, थोड़ी मिलती है। तो जिन लोगों को एस्थमा है, जिन लोगों को COPD है, या जो लोग स्वस्थ हैं, या जो लोग प्रेग्नेंट हैं, उनके लिए भी ये एडवाइजेबल है कि एक ऐसा मास्क लगाकर चलें। साधारण मास्क से कुछ नहीं होता। अगर आप शहर में बाहर की तरफ जा रहे हैं, जो 2.5 माइक्रोन से कम वाले पर्टिकुलेट मैटर को भी आपके नाक में और मुंह में हवा के द्वारा फेफड़ों तक ना पहुंचाएं, क्योंकि अगर फेफड़ों में पहुंच गए तो वहां पर खून से अवशोषित होकर पूरे शरीर में जाएंगे। फेफड़ों में तो दिक्कत करेंगे ही, अस्थमा का अटैक तो बढ़ ही जाएगा, दमा का अटैक बढ़ ही जाएगा, लेकिन हार्ट अटैक का रिस्क, डायबिटीज का रिस्क, गर्भस्थ शिशु में होने वाली जो खराबियां हैं उनका रिस्क, लंग कैंसर का रिस्क, ये भी कई गुना बढ़ सकते हैं। तो ये तो साथियों पर्टिकुलेट मैटर के बारे में बात हो गई। और इनमें क्या खास बात ये है? खास बात ये है कि हरियाली में रहने के बावजूद ये साफ नहीं होते। दूसरी चीज, ऊपर नहीं उठते, नीचे सेटल रहते हैं, तो हमारे चारों तरफ रहते हैं, तो अगर हवा का तेज झोंका चलता है तब ये साफ होते हैं। और खास बात ये होती है कि ये ओरिजिन कहां से होते हैं? तो सबसे ज्यादा ओरिजिन तो ऑटोमोबाइल से होते हैं, चिमनी से होते हैं। इसके अलावा पराली इनके लिए एक बड़ा विषय है। कुछ लोग पराली शब्द को नहीं समझते। फसल के बाद खेतों में जो ठूंठ रह जाता है उसको जलाया जाता है, जो पंजाब में एक बड़ी समस्या है, उसको पराली कहते हैं। और दूसरा फायर क्रैकर्स यानी पटाखों से। फायर क्रैकर्स से जो पर्टिकुलेट मैटर बनते हैं वो 2.5 माइक्रोन से छोटे होते हैं, यानी हमारे फेफड़े के सबसे अंदरूनी हिस्से तक जा सकते हैं। और पराली से निकलने वाले 2.5 माइक्रोन से छोटे भी होते हैं, और 2.5 से 10 माइक्रोन तक भी होते हैं, और 10 माइक्रोन से बड़े भी होते हैं। अच्छा, होता क्या है? जब पराली जलाई जाती है या जब पटाखे बहुत ज्यादा मात्रा में छोड़े जाते हैं तो ये हमारे वातावरण में चारों तरफ पर्टिकुलेट मैटर इकट्ठे हो जाते हैं। अभी थोड़े दिन पहले ही जब कोई भी ऐसी जगह पर पटाखे खूब सारे छोड़े जाते हैं तो बहुत तेजी से पर्टिकुलेट मैटर का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। ये तक देखा जाता है
कि शाम को 5 बजे पर्टिकुलेट मैटर का जो कंसंट्रेशन था वो 50 है और रात 12-1 बजे तक होते होते वो 400, 500, 600 तक पहुंच जाता है। जीने के लिए नामुमकिन वाली दशा, और जिनको दमा अस्थमा है उनके लिए तो बिल्कुल ये बहुत खतरनाक स्थिति होती है। और खास बात यह है कि ये बारिश से ही साफ होगा या तेज हवा चलेगी तब साफ होगा, वरना हमारे चारों तरफ ही इकट्ठा रहता है। और सर्दियों में खासतौर पर जब मौसम में हवा भीगी होती है, भारी होती है और हवा ऊपर की तरफ नहीं उठती, तो ये महीनों हमारे चारों तरफ बने रह सकते हैं। तो ऐसे में ये सलाह दी जाती है कि एक मास्क लगाकर चलें, जो मास्क PM 2.5 यानी 2.5 माइक्रोन से छोटे वाले और 2.5 to 10 यानी PM 10 वाले कणों को हमारे सांस में जाने से रोक सके। दूसरे नंबर पे जो आता है साथियों, वो आता है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। इसकी सिग्निफिकेंस ये है, होता तो ये भी वही व्हीकल्स वगैरह से है। आउटसाइड अगर हम बाहर जाएं, व्हीकल्स हो गए, चिमनी हो गई या फॉरेस्ट में आग लग गई, लेकिन घरों के अंदर या घर के आसपास जो हम लकड़ी जलाने के लिए सेकते हैं या कमरे में हीटर रखते हैं, वेंटिलेशन की व्यवस्था नहीं होती। अब हीटर चाहे ऑयल हीटर हो चाहे साधारण हीटर हो, साथियों कार्बन मोनोऑक्साइड जो इनसे उत्पन्न होती है, दोनों में कोई फर्क नहीं होता। ऑयल हीटर और साधारण हीटर में केवल एक फर्क है कि ऑयल हीटर अपेक्षाकृत कम पावर को कंज्यूम करके लंबे समय तक कमरे को गर्म रखता है। धीरे धीरे गर्म करता है लेकिन लंबे समय तक, और पावर कंजम्पशन कम होता है। और जो साधारण हीटर होते हैं जिनमें एयर निकलती है, तेजी से ठंडा करते हैं और अगर बंद कर दें तो तेजी से टेम्परेचर ड्रॉप भी कर देते हैं। इसके अलावा जो हानिकारक प्रभाव हैं वो दोनों के बिल्कुल एक जैसे होते हैं। तो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि अगर आप ऑयल हीटर का प्रयोग कर रहे हैं तो हानिकारक प्रभाव कम हो जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों ही प्रकार के हीटर से ना केवल मॉइस्चर कम होता है, ऑक्सीजन जो है वो नहीं जलती है, और जो आसपास हाइड्रोकार्बन है वो जलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं। तो घर के अंदर जो गैस स्टोव्स हो गए या लकड़ी जला रहे हैं हम तापने के लिए, या ईंधन के रूप में लकड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, या हीटर जला रहे हैं हम लोग और प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे शरीर में घुल जाती है और घुलकर हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करने से रोकती है। तो जब ये काम हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति में जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड कमरे में काफी इकट्ठी हो गई, उनमें ब्रेन तक नहीं पहुंच पाती ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से, जिसके वजह से उनको सरदर्द होता है, उबकाई जैसी महसूस होती है, वॉमिटिंग जैसा महसूस होता है, उनको चक्कर जैसा आता है, ये सारे सिम्टम। और अगर जलाकर लकड़ी वगैरह को सो गए और रात में कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन बहुत बढ़ गई तो मृत्यु भी हो सकती है। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक डाइऑक्साइड, ये दोनों ही ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से या जितने भी फैक्ट्रीज वगैरह हैं इनसे निकलते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड का आप सभी को पता है, एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि अगर ये वातावरण में बहुत ज्यादा है तो ये पानी बरसता है तो उससे केमिकल रिएक्शन होके सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है, जिसको एसिड रेन कहते हैं। ये उस इलाके के जितने भी पेड़ पौधे हैं उनकी ग्रोथ को बुरी तरीके से प्रभावित करता है। और सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, इन दोनों के जो कुप्रभाव होते हैं वो वही होते हैं कि सांस लेने में तकलीफ होना, थ्रोट में इरिटेशन होना, अस्थमा का अटैक बढ़ जाना या दमे का अटैक का बढ़ जाना, ये सारे के सारे लक्षण होते हैं सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड का। अगर वायु प्रदूषण है वो 5वें लेवल पे आता है, जिसको हम ग्राउंड लेवल ओजोन कहते हैं। ग्राउंड लेवल ओजोन कैसे बनती है, आपको जो पावर प्लांट्स होते हैं, इसके अलावा जो रिफाइनरीज होती हैं, केमिकल प्लांट्स होते हैं और जो कार होते हैं, व्हीकल्स होते हैं, इनसे ग्राउंड लेवल ऑक्सीजन बनती है, हमारे चारों तरफ रहती है। आमतौर पे जब हॉट सनी डेज होते हैं तो इसकी सांद्रता, कंसंट्रेशन वातावरण में ज्यादा होती है और ये भी श्वसन तंत्र से संबंधित सिम्टम कॉज करती है। तो आपको मैंने बताया एयर क्वालिटी इंडेक्स में कुल 5 चीजों से हम पता लगाते हैं वायु कैसी है। पर्टिकुलेट मैटर, जिसमें आपको 2 साइज बताए, PM 2.5 और 10। आपको ये भी बताया कि ये लो लाइन होते हैं, अपने आप से साफ नहीं होते। आपको ये भी बताया कि ऑटोमोबाइल के साथ साथ ये लकड़ी को जलाने से
इसके अतिरिक्त कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो होता है कई जगह पर, वहां पर जो धूल और वगैरह होती है उसके वजह से, इसके अलावा पराली जलाने से, पटाखों की वजह से होते हैं। जो PM 2.5 यानी 2.5 माइक्रोन से छोटे होते हैं उनके विषय में मैंने आपको बताया कि कैसे ये फेफड़े के अंदर तक जाकर खून में घुलकर पूरे हमारे शरीर पे कुप्रभाव करते हैं। आपको ये भी बताया कि इन पर्टिकुलेट मैटर से हरियाली का कोई सीधा संबंध नहीं होता। आप चाहे जितने हरियाली भरे इलाके में रह रहे हो, पर्टिकुलेट मैटर का अगर कंसंट्रेशन वहां बढ़ा हुआ है तो पेड़ पौधे इसमें बहुत ज्यादा सहयोग हमारे लिए नहीं कर पाते। फिर आपको दूसरे नंबर पे बताया कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें खास तवज्जो जो मैंने आपको बताई वो बताई हीटर्स के विषय में, ऑयल हीटर और साधारण हीटर दोनों के ही बारे में बताया। फिर सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक डाइऑक्साइड के बारे में संक्षेप से बात करी। फिर लो लाइंग ऑक्सीजन जो ग्राउंड लेवल ओजोन, जो ग्राउंड लेवल ओजोन है उसके विषय में साथियों बात करी। तो कुल लबोलुआब इन सारी चीजों का कहने का यही है कि इन सारी चीजों को समझ के हम आसपास इनका प्रयोग जितना कम से कम कर सकें उतना कम करें। हालांकि अब बड़ा मुश्किल होता जा रहा है, लोगों की आर्थिक क्षमता बढ़ती जा रही है, सबके पास स्कूटर है, सबके पास कार है, ट्रक है, औद्योगिक विकास हो रहा है और इसकी अपनी कीमत हम लोग अदा कर रहे हैं वायु प्रदूषण के रूप में। तो हम क्या कर सकते हैं, हम कम से कम अपने मास्क लगा सकते हैं। अगर हम हाईली पॉल्यूटेड इलाके में रह रहे हैं तो साधारण मास्क ना लगाकर प्रॉपर N95 मास्क लगाएं जो 2.5 माइक्रोन से कम पार्टिकल्स को भी सांस में ले जाने से रोकता है। और जब कभी आप उसको लगाकर 1-1.5 घंटा आपको लगे घुटन हो रही है तो कहीं पर जाकर उसको उतार के थोड़ा सा सांस ले लें और फिर अपने इंडोर में आकर बैठें जहां पर पर्टिकुलेट मैटर ज्यादा नहीं है। तो बहुत लंबा टॉपिक है, फिर भी बहुत छोटे में मैंने इसको समेटने की चेष्टा करी है साथियों। इसके बारे में सजग रहिए, अपने साथियों को बताइए और इसके जो कुप्रभाव हैं उनके विषय में भी मैंने आपसे चर्चा करी। सजग रहिए, स्वस्थ रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।